हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और जैसा कि आप सबको बताया गया था कि हम लोग फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे, तो अब आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। और आपका पूरा सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में कवर किया जाएगा। मतलब पूरे सिलेबस को हम लोग 2 लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं, तो इसलिए ये थोड़ा फास्ट चलने वाला है। मतलब क्विक रिवीजन टाइप होगा ये। और इसमें प्रॉब्लम्स जो होंगे वो न के बराबर रहेंगे। ज़्यादा फोकस जो होगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग एमसीक्यूज और सैंपल पेपर का जो सीरीज था उसमें पूरा कर चुके हैं। लगभग 700 to 800 क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को समझने के लिए लिए जाएंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है। और आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग अपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। और बाकी के जो चैप्टर्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको एग्जाम से जस्ट पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में, कम समय में रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। तो यहाँ पे रिलेशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखा गया है। इन शॉर्ट हम लोग अगर बात करें तो रिलेशन बोलते किसको है? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर रिलेशन होगा ए से बी में तभी जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे x कॉमा वाई क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। x कॉमा वाई जो है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर अगर है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x इज रिलेटेड टू y। ठीक है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है, x इज रिलेटेड टू y। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोमेन ऑफ r। मतलब किसी भी रिलेशन का डोमेन अगर फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ r इज कॉल्ड डोमेन ऑफ r। और इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे r इज इक्वल टू दे दिया गया 1,2, 3,4 एंड 5,6। ये हो गया r। तो डोमेन और ऑफ r अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बताइए? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, मतलब 1, 3, 5। ये हो गया डोमेन ऑफ r। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और ये है रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। देखिए अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, या लास्ट वाले एग्जांपल को भी ले सकते हैं हम लोग। लास्ट वाला एग्जांपल क्या था? हाँ, इसमें देखिए सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तो 2, 4 एंड 6। तो 2, 4 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा रेंज ऑफ आर। एंड ये हो जाएगा 2,4,6। ये हो गया रेंज ऑफ आर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? रिलेशन आर ऑन सेट ए मीन्स, कोई भी रिलेशन आर दिया गया है सेट ए में, इसका मतलब ये होता है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जैसे कोई रिलेशन ए टू बी में दिया गया है तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, वैसे ही कोई रिलेशन ए में दिया गया है मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपको रिलेशन में देखने को मिलने वाला है। देखिए इसमें 3 इसके टाइप्स हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। और यहाँ पे इसके डेफिनेशंस हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं।
अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो आर अगर रिलेशन है ए टू ए में, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए इज रिलेटेड टू ए, दैट इज ए कॉमा ए, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए, ए is related to B, that implies B is related to A, that is A comma B belongs to R, that implies B comma A also belongs to R, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, दैट इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी, दैट इज। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए कॉमा सी, देखिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब शो करेगा? तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, तब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अब देखिए जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? T be the set of all triangles in a plane with R be the relation in T given by। अब रिलेशन क्या है यहाँ पे? तो T1, T2 such that T1 is congruent to T2। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, T1 is congruent to T2। T1 और T2 में क्या रिलेशन है? T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? देन आर इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक ओनली। चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल को देखें तो वो खुद के साथ क्या रिलेशन होगा उसका? मतलब टी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी, है ना। कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर, है ना। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दैट इम्प्लाइज, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा कि T1 कॉमा T2 belongs to R, that implies T2 belongs to, ठीक है, T2 कॉमा T1 belongs to R, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो करेगा या नहीं। तो देखिए T1 कॉमा T2 belongs to R and T2 कॉमा T3 belongs to R, दैट इम्प्लाइज, देखिए अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हैं, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट हैं, तो T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी शो कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन शो कर रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन।
अब देखिए ये फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, अगर कोई भी 2 सेट लिया गया है, ए एंड बी, ये मैपिंग हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो ये फंक्शन तभी कहलाएगा। इसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये हो गया x1, x2, y1, y2 एंड y3। तो अब x1 y1 के साथ भी एसोसिएटेड है और y2 के साथ भी। तो अब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन ये है कि इसका कोई भी एक एलिमेंट इसके किसी 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। मतलब इसके हर एक एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे 2-2 इमेज इसके बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इफ इज नॉट अ फंक्शन, इफ इज नॉट अ फंक्शन। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे 2 सेट ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एफ, x1, x2, x3, y1, y2, x1 y2 के साथ एसोसिएटेड है और x2 y1 के साथ। लेकिन लेकिन यहाँ पे x3 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब x3 जो है वो इसके किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज इसमें ना बन रहा हो। मतलब इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट्स इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और यहाँ पे देखिए x3 छूट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये फंक्शन नहीं है। इफ इज नॉट अ फंक्शन। अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखा गया है। यही बात देखिए, A and B be two non-empty sets, then a rule if which associates to each element x, each element x, x का मतलब सेट A से जो एलिमेंट लिया गया है उसी को बोला गया है यहाँ पे। each element x belongs to a unique element denoted by fx of b, है ना? fx जो होगा वो इस सेट का, सेट B का एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, या इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरीके से लोग बोल सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स है तो इसका इमेज इसमें क्या होगा? इस मशीन के अंदर डालेंगे इसको, एक्स को, तो ये बाहर क्या निकालेगा? एफ ऑफ एक्स निकालेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, एंड इसको बोलते हैं इमेज। ये कहलाता है इमेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे सेट ए, सेट ए जो है इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। और सेट बी ये कहलाएगा कोडोमेन, ये कहलाएगा कोडोमेन। और अब देखिए यहाँ पे रेंज किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे जो मैपिंग हो रहा है, देखिए इसमें x1 का इमेज इसमें क्या बन रहा है? y1, x2 का y3 और x3 का यहाँ पे y2। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ऑफ x1, क्योंकि इस मशीन के अंदर जैसे इसको डालेंगे ना वो, तो बाहर क्या निकालेगा? f ऑफ x1, इसी को हम लोग बोल रहे हैं y1। इस तरह से y2, ये f ऑफ x2 हो जाएगा, है ना? सॉरी y3 है, एंड f ऑफ x3, f ऑफ x3 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको y1, y2 और y3, मतलब
इसके वो एलिमेंट्स जिसका सेट ए में प्री इमेज बन रहा है, ठीक है? वो सारे एलिमेंट्स रेंज के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डोमेन के अंदर देखिए x1 x2 x3 है, सेट ए, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आ गए, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जिनका इसमें प्री इमेज बन रहा था वो रेंज के अंदर आ गए, y1 y2 एंड y3, ये हो गया रेंज। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फंक्शन में ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। वन वन फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, वन वन फंक्शन को इंजेक्शन ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मतलब दोनों में से किसी तरीके से आपको लिखा हुआ दिख सकता है ये। अब देखते हैं हम लोग कि वन वन कब बोलते हैं। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू, तो यहाँ पे x1 इक्वल्स x2 मिल जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, ठीक है? अदरवाइज वन वन नहीं हुआ तो मैनी वन होगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उनका यूनिक इमेज इसके अंदर बन रहा है, मतलब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। तो इस तरह से जो फंक्शन आपको दिखे उसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स है, और ये वन वन है ऐसा बोला गया है। तो ट्रू है, फॉल्स है, या इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, वन वन यहाँ पे चेक करने का एक और मेथड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। अब अगर कोई भी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसको सिर्फ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये फंक्शन वन वन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा? वन वन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इस ग्राफ को, इस कर्व का जो ग्राफ है इसको, तो वन वन नहीं होता, ठीक है? तो ये एक मेथड है। बाकी हम लोग अगर चाहें तो इसको एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये हो गया सेकेंड मेथड। देखिए, इस मेथड से करेंगे तो क्या आएगा? ई टू द पावर, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है तो ई टू द पावर एक्स था, एफ ऑफ एक्स वन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स वन आएगा, और इधर ई टू द पावर एक्स टू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लेते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वन वन हो गया, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड है मैनी वन। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा। तो मैनी वन दिखाने का या चेक करने का तरीका है, सीधे वन वन चेक कर लेंगे, वन वन अगर नहीं हो रहा है तो मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक्स वन नॉट इक्वल्स एक्स टू, बट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू, मतलब दो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x1 y1 के साथ एसोसिएटेड है, x2 ये भी y1 के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर f ऑफ x1 की बात करें तो ये y1 है, और f ऑफ x2 की बात करें तो ये भी y1 है। मतलब दो डिफरेंट इनपुट, x1 नॉट इक्वल्स x2, बट f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, x1 नॉट इक्वल्स x2, बट f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2। इसका मतलब ये मैनी वन है, ठीक है?
दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट, तो मैनी वन हो गया, है ना। थ्री डिफरेंट इनपुट पे भी हो सकता है, मतलब 3-4 के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दो डिफरेंट इनपुट होना चाहिए और उस पे अगर सेम आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये 1-1 नहीं है, मैनी वन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे यहाँ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर द फंक्शन f1, f2, f3, f4 गिवन बाय द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं और अब आपसे पूछा गया है अगले स्लाइड में कि बताइए ये वन वन इसमें कौन कौन सा वन वन है, कौन सा मैनी वन है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, तो इसका मतलब ये हो गया वन वन, मतलब f1 क्या हो गया, 1-1 हो गया। इसके बाद और कौन-सा 1-1 हो रहा है? हाँ, ये। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट आउटपुट। तो F1 एंड F4 दोनों 1-1 है और F3 एंड F2 बोथ आर मैनी वन। क्यों? देखिए, क्यों? यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट इनपुट, मतलब यहाँ पे f ऑफ 1 ये भी आपको ये मिल जाएगा, f ऑफ 2 ये भी ये मिल जाएगा। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट, तो मैनी वन हो गया। यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। तो F1 और F4 1-1 है। F1 एंड F4 आर 1-1 एंड F2 एंड F3 आर मैनी वन। यस, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं या फिर ऑन ऑन टू फंक्शन है तो सर्जेक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले इससे समझते हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है इससे समझते हैं कि ऑन टू कब बोलेंगे। सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है कि कोडोमेन को देखिए, कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं, इनका प्री इमेज दिख रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं छूट रहा है जिसका प्री इमेज ना हो, तो ये फंक्शन ऑन टू है। ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताया गया आपको कि यहाँ पे y के हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ऑन टू इफ for every small y belongs to capital Y, there exists small x belongs to capital X, such that f of x is equal to y। इसी बात को आप ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, ये दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे रेंज देखिए, रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 कॉमा y2, ये हो जाएगा इसका रेंज। अगर रेंज की बात करें तो y1 और y2 ये हो जाएगा रेंज। कोडोमेन, तो कोडोमेन इसी सेट को बोलते हैं, उसमें भी y1 y2 आ जाएगा। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल हो रहा है। देखिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोडोमेन y है यहाँ पे, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनटू फंक्शन, सिंपल सी बात है, अगर ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। मतलब कम से कम एक एलिमेंट इसमें कोडोमेन में ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो देखिए यहाँ पे y3 जो है इसका प्री इमेज नहीं है, मतलब यहाँ पे रेंज क्या हो गया, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया, है ना। क्योंकि रेंज हो जाएगा y1 y2 और कोडोमेन है y1 y2 y3, तो रेंज इज अ
सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसा जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। 1 1 ऑन 2 मतलब बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव, तो 1 1 और ऑन 2 कब होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब ये कि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए, और इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। ये दोनों ही चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। देखिए यहाँ पे वही बताया गया, बोथ 1 1 एंड ऑन 2 अगर है तो उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे। द फंक्शन f4 डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 ओनली, ऑन 2 ओनली, बाइजेक्टिव, मैनी वन। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है, और सेट बी का मतलब इसका कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है जिसका प्री इमेज ना हो, मतलब ये ऑन टू भी है। तो बोथ 1 1 एंड ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सेकेंड चैप्टर का रिवीजन। और सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए अब इसमें जो मेन टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर का मतलब क्या है। देखिए ये हो जाएगा 0 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ को यहाँ से कट कीजिए और उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो जो 2 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ बन रहा है उसको ये कंप्लीटली ढक लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में मिल रहा था वही वैल्यू 2 पाई से 4 पाई के बीच में मिलेगा, मतलब वही वैल्यू फिर से रिपीट होने लगा, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अब कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसको देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 1 1 नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा ये, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव हो। तो अब देखिए यहाँ पे वही बात बताया गया आपको, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एग्जिस्ट होना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डोमेन और को डोमेन जो है इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड को डोमेन टू मेक इट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, और तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और ये इसका डोमेन और रेंज दिख रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। देखिए, और याद कैसे रखना है वो तरीका बताते हैं हम। यहाँ पे डोमेन जो लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज याद है तो इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डोमेन आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो रेंज उसका -1 to 1 हो गया, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा देखिए वही हो जाएगा -1 से 1। जो साइन एक्स का रेंज था वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का देखिए -1 to 1, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन एक्स का जो
रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो tan इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर। इसी तरह से cot इनवर्स x का ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब cosec इनवर्स x देखते हैं, तो cosec x का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है, मतलब -1 या इससे छोटा होगा, 1 या इससे बड़ा होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी, ये होता है cosec x का रेंज। तो अब यही cosec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा, ठीक है? यही इसका डोमेन हो जाएगा। देखिए, इसी तरह से सेक इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 क्लोज इंटरवल और 1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है? अब देखिए, इसी को अलग तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। कैसे लिखा जा सकता है इसको? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1 ओपन इंटरवल, मतलब -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं उनको ऑल रियल नंबर से हटा लें, तो आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का या सेक इनवर्स एक्स का डोमेन मिल जाता है। तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज याद है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के डोमेन भी आपको याद है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज, ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 टू π/2 होगा, ठीक है? अब यहाँ पे याद रखने का तरीका बता रहे हैं। क्यों होगा, कैसे होगा, उस पे अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि क्विक रिवीजन चल रहा है। इसलिए फटाफट याद कैसे रखना है उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप होगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। तो ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। अब देखिए, अगर अगर यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग देखें तो फर्स्ट ग्रुप में साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे देखिए, -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, इसको इससे कर लेते हैं हम लोग, -π/2, यहाँ पे देखिए -π/2 टू π/2 और यहाँ भी -π/2 टू π/2। इसका मतलब इस ग्रुप में -π/2 टू π/2 जब भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना हो तो ये आपको -π/2 टू π/2 लिख देना है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगे tan इनवर्स एक्स के लिए और cosec इनवर्स एक्स के लिए। तो tan इनवर्स एक्स, अब वो कंडीशंस भी आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद रखना है उसको? तो देखना है कि tan x जो होता है वो 90 या -90, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए जो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वही tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा। सिर्फ -π/2 और π/2 को हटा देना है क्योंकि वहां पे tan जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अब cosec इनवर्स एक्स पे आते हैं। तो cosec x पहले देखेंगे कि कहाँ पे अनडिफाइंड होता है। तो cosec x का वैल्यू 0 कभी नहीं होता है। मतलब अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो cosec x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स का होगा वही cosec इनवर्स एक्स का होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि cosec x जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो अनडिफाइंड होता है। तो इस तरीके से देखिए याद रख सकते हैं आप। इसको एक ग्रुप बना लिया हमने। अब सेकेंड ग्रुप में देखिए 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, ठीक है? 0 टू पाई सेकेंड ग्रुप, मतलब cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स एंड sec इनवर्स एक्स। तो अब याद रखना आपके लिए कितना आसान हो गया। इसमें क्या होगा? तो cos इनवर्स एक्स का 0 टू पाई हो गया। अब यहाँ पे cot इनवर्स एक्स का देखते हैं। तो cot इनवर्स एक्स में cot x जो होता है उसका देखें कि कहाँ पे अनडिफाइंड होता है। तो 0 और पाई पे cot x अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 और पाई को छोड़ दिया गया है, मतलब ओपन इंटरवल में लिखा गया है। इसके बाद अगर सेक इनवर्स एक्स को देखें तो सेक एक्स का वैल्यू देखेंगे कि कहाँ पे अनडिफाइंड होता है। तो 90 पे, π/2 पे अनडिफाइंड होगा वो, इसलिए 0 से पाई होगा लेकिन π/2 को छोड़कर, ठीक है? तो ये हो गया। ये पूरा टेबल जो है बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। जिससे बताए हैं उस तरीके से याद कीजिएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है? तो याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि साइन एक्स का पावर -1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? साइन एक्स इसका पावर, होल का पावर अगर -1 लिखा गया है, तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। इसको 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते। ये जो होगा 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे जो दिया गया है पॉइंट, उसमें ये बताया गया है कि अगर कभी भी आपको ब्रांच नहीं दिया गया है, तो आप जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसी को आप ब्रांच समझ के चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखना बहुत ही आसान है इसको। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा है। इन सब में देखिए इसी पैटर्न में लिखा गया है, सबका वैल्यू थीटा है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है, ये थीटा कब हो रहा है? जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है तब। मतलब साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 होता है, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई कर रहा है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होगा। जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल, उसको सेटिस्फाई कर रहा है तब। तो यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखे गए हैं, ठीक है? इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो, tan इनवर्स tan थीटा हो, तो थीटा तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। मतलब tan इनवर्स tan थीटा अगर लिखा हो थीटा, तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 थीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 को यहाँ पे साइन के टर्म में, चूंकि यहाँ साइन इनवर्स है, तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि यहाँ जो भी होगा वो साइन के टर्म में ही हो जाए, तो बढ़िया रहेगा। तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री। अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये -90 से +90 के बीच में लाइक कर रहा है ना? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई कर रहा है ये। tan इनवर्स √3 को tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं? π/3 tan 60 डिग्री। और tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, उसमें लाई कर रहा है ये, तो हो जाएगा π/3। cos इनवर्स -½ तो -1/2 को cos में क्या लिख सकते हैं? 2π/3 cos 120 डिग्री। अब देखिए cos इनवर्स cos थीटा, ये हो जाएगा थीटा, क्यों? ये 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है ना? इसका ब्रांच क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, है ना? तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है? cos इनवर्स cos 7π/6। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा ये दिख रहा है, तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं? थीटा लिख देते हैं। ये कभी-कभी ध्यान नहीं देते हैं कि ये थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos 7π/6, सिंस 7π/6 does not belongs to 0, पाई, ये कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है ये। इसलिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos 2π - थीटा एंड दिस इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 7π/6 को 2π माइनस, अब देखिए यहाँ पे 7π/6 कैसे आएगा? जब इसमें से 5π/6 को
सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई अपॉन 6। तो अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन 6। अब ये 0 से पाई के बीच में आ गया, है ना, ये 150 डिग्री हो गया। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये हो जाएगा थीटा 5 पाई अपॉन 6। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं जो कि है मैट्रिसेस, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स बोलते किसको हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें जो नंबर्स और फंक्शंस लिए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या इंट्रीज बोलते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर होता है m बाई n, ठीक है, m बाई n। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, m बाई n। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा जिस मैट्रिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो दिख रहा है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए 4 5 6, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब जीरो होते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो है, ये डायगोनल, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। अब ये बात आती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं या नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो होंगे ही होंगे, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं जीरो और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं अब, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन हो और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरा थर्ड ऑर्डर का। इसको हम लोग I2 से डिनोट करते हैं और इसको I3 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, बस इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, ए आई जे यहाँ पे जीरो होगा और i इज ग्रेटर देन j। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस एलिमेंट की बात करें हम लोग तो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, a थर्ड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 3 1, तो i इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1, है ना। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स इस तरह में i इज ग्रेटर देन j है वो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जो मेन डायगोनल है यहाँ पे उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, देखिए ये मेन डायगोनल हो गया,
इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 है ना? देखिए ये सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ए आई जे यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे आई जो होगा वो जे से छोटा होगा। मतलब इसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। देखिए ये मेन डायगोनल हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट्स 0, ये और ये एक ट्रायंगल भी फॉर्म करता है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है? इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में देखते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। उसके बाद जो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, है ना? जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स यहाँ पे हैं, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? ये 2 by 2 हो गया, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे 1 1, इस तरह से 2 2, इस तरह से 3 4 4, ऐसा है ना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड और आगे एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग 3 rows एंड 2 columns, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो अगर 3 rows एंड 2 columns हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 × 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो 3 by 3 का जो मैट्रिक्स होगा उसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 9 प्लेसेस जो हैं इनको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम लोग, ये देखना है। तो देखिए हर एक प्लेस को या तो 2 या 0 से फिल करना है। मतलब हर एक प्लेस दो डिफरेंट तरीके से फिल किया सकता है। तो 2 इंटू दूसरा प्लेस जो है उसको भी दो तरीके से इनटू, इस तरीके से 2 × 2 2, ये हो गया। मतलब ये टोटल कितने प्लेसेस हैं? 9। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा? 9 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 9 एंड दिस इज इक्वल टू 512, है ना? मतलब लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब और देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? मैट्रिक्स P इक्वल्स दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या होता है? 1 1 और 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है उसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो सकता है ना? हो जाएगा। कितना है ये? इसका ऑर्डर 3 और बाई 3, है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पे पूछा गया है एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 7, ये हो गया। इसके बाद अब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसमें ये मिल जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 2। तो अब देखिए y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3।
तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 3। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले इसमें देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, है ना। यहाँ पे देखिए ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखिए बताए गए हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको ऐड करने से वापस वही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में अगर ऐड करते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ओ, है ना, नल मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब एडिशन में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स से इसका मतलब है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन लगा देना है, बस इतना ही करना है। मतलब मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए, कैपिटल ए आई जे और कैपिटल बी बी आई जे, दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिए गए हैं, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी हम लोग उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। मतलब ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 4 5 सॉरी 5 6 7 8 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4, 7 माइनस 3 4 और 4 माइनस 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। तो ये हो गया a माइनस बी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए लिया गया है और उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है के से, तो ये आ जाएगा, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा के ए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे a इज इक्वल टू दिया गया है ये 1 3 5 2 4 6, तो 3a क्या हो जाएगा, तो इसके हर एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि इसके हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 6 12 एंड 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा ए बी, वो कब एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन बी हो। मतलब ए जो होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से अगर बी ए के बारे में बोला जाए तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन ए हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर देखिए, यहाँ पे ए का ऑर्डर है m बाई एन, बी का n बाई पी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए
इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन बी है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो एम बाई पी। ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई पी। देखिए ए बी एग्जिस्ट करेगा और ये एम बाई पी मैट्रिक्स, एम बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इसका ऑर्डर क्या है, तो 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 3/2 के बराबर होगा। तो अब देखिए ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, मतलब -2 और -2। इसके बाद दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये हो जाएगा 6 और -1। इस तरह से 3 4, तो इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा -3 और +8, और इसमें होगा तो आ जाएगा 9 और +4। अब इससे इसमें होगा तो आ जाएगा -1 +10 और ये आ जाएगा 3 और +5। एंड यहाँ पे आ जाएगा ए बी क्या आएगा, देखिए -2 -2 -4, ये आ जाएगा 5। इसके बाद ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13, 9 एंड 8। तो देखिए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल गया, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, कभी किसी केसेस में ए बी इक्वल्स बी ए हो सकता है, लेकिन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल्स बी ए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो वैसा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करें तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, उससे अगर किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आई ए इज इक्वल टू ए आई एंड दिस इज इक्वल टू ए, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिया गया है, ए इज इक्वल टू, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, और ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 -1 एंड 1, और फिर 1 -1 -1 एंड 1, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -1 और सॉरी यहाँ पे +1 आ जाएगा और ये आ जाएगा +1, फिर इससे इसमें होगा तो -1 और इसमें इससे होगा -1, ठीक है। अब इससे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1 और +1, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 -2 -2 एंड 2, ये हो गया ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आपको मिला है 2 -2 -2 एंड 2 और के ए, तो ए जो मैट्रिक्स है इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के 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 एंड के। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू
2 k इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? देखिए, रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर लिया जाए, किसी मैट्रिक्स ए का रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए तो एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा और उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। यही यहाँ पे बताया गया है। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ए डैश या फिर ए के ऊपर आप टी लिख दीजिए तो ट्रांसपोज ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि 1 2 और 3 4 ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया और ट्रांसपोज ऑफ ए आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, देखिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपसे आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है ना। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसमें यह बताया गया है कि a प्लस बी या a माइनस बी हो और इसका ट्रांसपोज लिया गया हो तो इसको ये किसके बराबर हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, या माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इन दोनों के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया हो, जैसे मान लीजिए कि के ए है ना, के ए, या इसके के की जगह पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं जैसे 5a, और इसका ट्रांसपोज तो 5 बाहर आ जाएगा और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए ऐसा हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ए बी और इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? तो ट्रांसपोज ऑफ बी और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होता है। देखिए, इसी को अब जनरलाइज किया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी और सी हो जाता इसका ट्रांसपोज, तो अब यहाँ पे करना क्या है? तो तीनों का ट्रांसपोज जो होगा उसको उसका प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना है। मतलब सबसे पहले सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज और इनटू ए का ट्रांसपोज। सेम मैनर में अगर इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो यहाँ पे तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है आपको। ट्रांसपोज ऑफ ए एन इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए एन माइनस वन इंटू डॉट 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 ट्रांसपोज ऑफ ए वन। ये इन जनरल हो गया, ठीक है। इसके बाद ए टू द पावर एन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें ए स्क्वायर और इसका ट्रांसपोज अगर पूछा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज ऑफ ए लिख लें और फिर उसका स्क्वायर कर लें। ये प्रॉपर्टी वही बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं तो 4 3 1 आ जाएगा, 4 3 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं 1 माइनस 2 एंड 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो अब ये किसमें है? 4 5 नहीं नहीं नहीं, हाँ 4 5 माइनस 1, यस। यहाँ पे देखिए 4 3 1, 1 माइनस 2 3, 4 5 और माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ ए अगर माइनस ए के बराबर हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। बस इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए।
हाँ, तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है, तो ए और ट्रांसपोज ऑफ ए का जो सम होगा वो ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ए और इन ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब ए और ट्रांसपोज ऑफ ए का जो डिफरेंस होगा ये ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड दिए गए हैं। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस बी या ए माइनस बी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। अब ए बी प्लस बी ए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो एक इसको देख सकते हैं, हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज जो होगा, अब ये फाइंड करते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस प्लस ट्रांसपोज ऑफ दिस, है ना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, वापस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए और इनटू ट्रांसपोज ऑफ बी। तो अब देखिए ए और बी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं बी से, इसको रिप्लेस कर लेते हैं ए से, प्लस इसको रिप्लेस कर लेंगे ए से और इसको बी से। अब चूंकि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी और प्लस बी ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए ये आ गया, ए बी प्लस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ए बी और माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से आप इसको चाहें तो प्रूफ करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ये सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए और ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब देखिए ए प्लस बी या ए माइनस बी ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसी तरीके से प्रूफ करके देख सकते हैं। देखिए अगर इसको आप देखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी और माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी और इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए और इनटू ट्रांसपोज ऑफ बी, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी को माइनस बी लिख सकते हैं और ट्रांसपोज ऑफ ए को माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ए और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो बी ए माइनस ए बी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी और माइनस बी ए। मतलब देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, ऐसा ही आया ना। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो इसको प्रूव करके चेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ए बी प्लस बी माइनस बी ए, तो इसलिए एक बार ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैट्रिक्स बी
इक्वल्स दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा बोला गया है। देखिए, जब भी इस तरह का मैट्रिक्स दिया गया है ना, ये डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, अगर इसके नेगेटिव एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू A क्या है, 4x प्लस 2, 2x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लीजिए, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 2 है ना। इन दोनों को इक्वल कर लिए, अब बाकी दूसरे को भी ले सकते हैं। ये इस तरफ आएगा तो x हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5। तो लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि है डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n एसोसिएटेड विद अ नंबर, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं इससे या फिर इससे। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेकेंड ऑर्डर के जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा उससे लिया गया है, और इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस। तो देखिए, a11 इंटू a22 माइनस a12 और इंटू a21। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे। तो देखिए, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में होगा, है ना, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। इस तरह से अगर आप किसी कॉलम के अलॉन्ग जाना चाहते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, उसमें भी अल्टरनेट साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे इसको लिखना है A11, और A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझना है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो दिस इंटू दिस, मतलब A22 इंटू A33, और माइनस दिस इंटू दिस, मतलब A23 और इंटू A32। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको A12 लिख लेना है, A12, और A12 जब लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना होगा, तो A21 और इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 और इंटू A23, ये आ जाएगा। इसके बाद प्लस A13, तो A13 जब लेंगे तो अब ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो दिस इंटू दिस, मतलब A21 A32 माइनस A22 और A31, ये हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, और ये पॉइंट क्या है, इफ A इज n by n मैट्रिक्स देन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k टू द पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस
कई बार पूछे जाते हैं। देखिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, तो आपको और समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन 3 इंटू ए इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे किया गया है, कोई मैट्रिक्स ए है उसमें 3 से मल्टीप्लाई मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो उसके सारे एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? अब अब जैसे ही इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब जगह पे के आ जाएगा, है ना? हर एक जगह पे के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट जैसे ही आप लेंगे, तो अब इस डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई किया गया है। और अब यहाँ पे जब कॉमन लेना होता है, तो एक बार में किसी एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो के एक रो से निकलेगा, फिर दूसरे रो से के निकलेगा, फिर तीसरे रो से के निकलेगा, तो के इंटू के इंटू के टू द पावर 3। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो के टू द पावर 3। सेकेंड ऑर्डर का होगा तो के टू द पावर 2, है ना? तो इस तरीके से देखिए ये प्रॉपर्टी जो बताया गया है, के टू द पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर का है और 3a है, तो 3 टू द पावर n यहाँ पे 3 है, और इनटू ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर, मतलब 3a का डिटर्मिनेंट इसके बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाई के, मतलब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चन में, देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो और वन कॉलम बाई के। डिटर्मिनेंट में जब भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन यही मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, उसके हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। सेकेंड पॉइंट है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो के, अभी जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे, के ए का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा के टू द पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के का कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर जीरो हो जाए, है ना, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके, डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। ये दो डिटर्मिनेंट नहीं है, बाहर जो है वो मॉड है, बाहर जो है वो मॉड है, और ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, अगर वर्टिसेस यहाँ पे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं तो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो क्या होगा। तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएगा। तो जो अभी हम लोगों ने देखा, ये जीरो होने का मतलब, ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, देन, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है। देखिए कोलिनियर होने का मतलब कि यहाँ पे देखिए x1 x2 x3, तो 2 लैम्डा 0 -3 -1 एंड 4 1 1 और 1, ये हो जाएगा किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो 2 और ये आ जाएगा -1 इंटू 1, -1 आ जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस +3, और 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा और माइनस दिस इंटू दिस 0 +1 1 लेंगे तो ये और ये जाएगा 4 लैम्डा
और दिस इंटू दिस -0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी ये कितना आ जाएगा? -10, यहाँ पे आ जाएगा +3 लैम्डा और +4 लैम्डा, 7 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7, 10/7। देखिए 10/7 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है माइनर्स। देखिए माइनर को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब यहाँ पे माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 पूछा जाए और इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? कैपिटल M11, माइनर ऑफ AIJ इज इक्वल टू कैपिटल MIJ। और ये किसके बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पे यही बात बताया गया है कि ये जिस कॉलम और जिस रो में, देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, उसको डिलीट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और अब जो दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। 22, A23, A32, A33, ये हो गया माइनर ऑफ A11। ठीक है, ये आ गया। और देखिए ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो अब इसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर जो लिख रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है। तो अब सेकेंड पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो गया। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, है ना? थर्ड ऑर्डर का था तो इसका देखिए इसका जो माइनर मिल रहा है वो 3-1 सेकेंड ऑर्डर का हो गया, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट एक साथ यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, इस एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स, अगर किसी भी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर लिखना हो तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सी आई जे, इससे डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं जनरली। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो ए आई जे या फिर सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे और इन टू एम आई जे। ठीक है, इसको याद रखिएगा को फैक्टर फाइंड करने के लिए। और अब यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट अगर ले लें, A11, A12 और A13 मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। तो जैसे मान लीजिए कि सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर तो A, और ये हो जाएगा 21 प्लस A22 प्लस A23, ये जो होगा ये ऑलवेज जीरो के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे ही बोला है कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज जीरो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही ऐसा हो जाता कि A11 और इसके साथ इसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है और A12 और इनटू A12 प्लस A13 और यहाँ पे कैपिटल A13, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। जो डिटर्मिनेंट अभी थर्ड ऑर्डर का लिखे थे इसका वैल्यू ये दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा इसको रहने देते हैं, इस पॉइंट को रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोफैक्टर ऑफ A21 फाइंड करना है ना? कोफैक्टर A21 फाइंड करना है, मतलब स्मॉल A21 का जो कोफैक्टर होगा वो फाइंड करना है। तो स्मॉल 21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये जिस कॉलम और जिस रो में है उसको डिलीट कर दीजिए। अब क्या दिख रहा है आपको? H
जी और एफ सी, दिस इंटू दिस, तो सी एच माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा एफ और जी। तो सी एच और माइनस एफ जी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया गया है और ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन सा दे देगा, तो जिसमें सेम वाला, हाँ ये हो जाएगा ए वन वन कैपिटल ए वन वन, ए टू वन इंटू कैपिटल ए टू वन प्लस ए थ्री वन और इंटू कैपिटल ए थ्री वन, तो यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नॉन सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। तो इन्वर्टिबल कब होता है, कोई मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब वो इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको इस तरीके से एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए और ये है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, A32 एंड A33। तो ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसका ज्वाइंट फाइंड करना है। तो आपको ज्वाइंट के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसके कोफैक्टर्स जो होंगे इसको हम लोग कैपिटल A11 या फिर कैपिटल C11 से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से बाकी के लिए भी। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ, जो डेफिनेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स, इन एलिमेंट्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होंगे उससे जो मैट्रिक्स यहां बनेगा उसका ट्रांसपोज, मतलब A11 या फिर आप C11 भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड इसका ट्रांसपोज, यही होता है एडजॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना होगा आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई, ये हो गया। और भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको क्या बताया गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए का एडजॉइंट अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा उसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी।
तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट, और ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी ये पूछा सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बताइए, ठीक है। और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई। ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखा। तो अब इसको यूज करते हुए यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम लोग। दोनों तरफ अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट लिखना हो, और इसके पहले ये जो डिटर्मिनेंट ए होगा ये कोई नंबर हो जाएगा, है ना, और उससे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। तो वो किस तरीके से होगा? अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके देखते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यहाँ पे I3 बोल दें, तो अब ये आ जाएगा 1 0 0, और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई, मतलब ये एक नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 1 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू सॉरी एंड 0, और यहाँ पे 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ये आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। दोनों तरफ जब डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट जब हम लोग लेंगे तो देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम से, किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉमन अगर लेना हो तो वहां पे लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लेंगे, इसी तरीके से सेकेंड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लेंगे, थर्ड रो से कॉमन कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा। और अब यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इंटू यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, और ए और इसको मान लेते हैं बी, दो मैट्रिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है और इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1। तो ऑर्डर यहाँ पे 3 था, है ना, यहाँ पे इन जनरल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑर्डर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया गया था, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, इस पे रेयरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है कि बताइए दिस इज इक्वल टू। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। क्वेश्चंस आपको इस पे बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है, इक्का दुक्का इस पे भी मिल जाता है। ये आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, और n यहाँ पे क्या है 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये ट्रू है फॉल्स है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, ऑर्डर क्या दिया गया है 2 है, तो 2 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब
यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स नॉट इक्वल्स जीरो होता है, तब। ठीक है, याद रखिएगा, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ इस पॉइंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेंगे, देखेंगे अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी का इनवर्स, मतलब दो मैट्रिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट है और इसका इनवर्स, तो ये किसके बराबर होगा? ये इनवर्स ऑफ बी और इनटू इनवर्स ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्टली भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस बना दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ये डिटर्मिनेंट ऑफ वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इसको, ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहे हैं, इक्वल्स आई। अब दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, एंड ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों किसके बराबर होंगे? आई के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, और इसका इनवर्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? 1 अपॉन के, उस कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होगा उसमें अ, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इनवर्स को। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, एक और इसमें ऐड कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन या डायरेक्टली ये पॉइंट ही पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा 2 और इनटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और माइनस ये हो जाएगा 5।
इसके बाद माइनस लैम्डा और इनटू ये हो जाएगा 0 और -5, 0 -5 प्लस, अब इसके बाद यहाँ पे -3 ले लेंगे, तो -3 और इनटू ये हो जाएगा 0 -2 एंड अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा प्लस 5 लैम्डा और ये आ जाएगा प्लस 6, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5 लैम्डा और प्लस 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 5 लैम्डा प्लस 8 not equal to 0, that implies lambda not equal to -8/5। ये तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब नन ऑफ दिस, ये करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताइए और ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 4 3 और यहाँ पे 15। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 15 -12 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 3, तो 1/3 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल, देखिए प्रॉपर्टी अगर याद है तो कितने आसानी से हो गया, ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो 4 चैप्टर था उसको हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट था ये। और इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो लिए गए हैं बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए गए हैं, इजी क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इस बात का ख्याल रखना है। और जब भी आप रिवाइज करने बैठे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको 2 पार्ट में, एक बार में 2 चैप्टर, फिर उसके बाद 2 चैप्टर, ऐसे करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और इसका जो पीडीएफ होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।